हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी 2024 का जो हमारा हाई स्कूल का एग्ज़ाम पेपर था उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। और बगल में आप देखेंगे ये आपकी नोटबुक लगी हुई है। ठीक है ना। जो आपका टॉपर होता है, जो 10th क्लास का कौन था, टॉपर था, हम उसका कॉपी भी साथ में देखते जाएंगे कि उसने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेंड किया था वो किस तरीके से उसने किया था। ठीक है ना। तो क्लास अब चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही नए वीडियोज़ आपके लिए लाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्लास, तो एक साइड मैंने आपको ये लगा के रखा है। देखिए आपका ये एग्ज़ाम पेपर है, ये स्वाइप करके मैं आपको बता दूंगा। देखिए जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स का होता है आपका और आपको 3 आवर का टाइम मिलता है। ठीक है ना। तो ये एमपी बोर्ड का जो हिंदी है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है क्लास। चलिए अब यहाँ पे आपको पूरा ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये आप अपने आप से खुद से पढ़ सकते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ तक कितने नंबर मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने नंबर के आएंगे, क्या कैसा रहेगा, ये आपके सारी चीज़ें निर्देश जो है वो पेपर में लिखा रहता है। हम डायरेक्टली किस पे चल रहे हैं, आंसर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ उसके आंसर्स भी देखते चलेंगे। तो चलिए ये कॉपी मैं स्वाइप कर दिया इसको और यहाँ पे इसके सारे के सारे आंसर्स भी लिखे हुए हैं आपके लिए हेल्प के लिए। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊँगा और आपको आंसर्स बताता जाऊँगा। ठीक है ना। चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा क्या है, सही विकल्प का चयन कीजिए, लिखा हुआ है ना। तो देखिए सही विकल्प में चयन करने के लिए क्या बोल रहा है, सूर सारावली के कवि का नाम है। सूर सारावली के कवि का नाम क्या है, सूरदास। ठीक है ना। देखिए ये राइट आंसर है। आप यहाँ पे देखिए कॉपी पे जो हमारे टॉपर ने कैसे प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1, फिर यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, अब फिर डायरेक्टली नंबर 1 उसने आंसर लिख के दिया है। देखिए उसको 1 मार्क्स मिले हैं। जो टीचर वहाँ चेक करते हैं तो ये देखिए टिक का निशान उसके साथ में लगा हुआ है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कब निराला का जन्म हुआ था। कब निराला जो थे उनका जन्म कब हुआ था। तो कब निराला का जन्म कब हुआ था, सन 1899। ठीक है ना, सन 1899। ये देखिए टॉपर की नोटबुक पे आप देखिए ये लिखा हुआ है सन 1899। इसको कितने मार्क्स मिले होंगे, इसको 1 मार्क्स पूरे के पूरे मिले होंगे क्लास। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा ये लाइन टेढ़ी हो गई क्लास, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, फिर आपको मैं प्रॉपर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये लिखा हुआ है सूरदास। साथ में मैं इधर भी टिक लगाते चल रहा हूँ और आपके लिए इधर भी टिक लगा दूंगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुहासा का अर्थ है। कुहासा का अर्थ क्या है, कोहरा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टॉपर ने क्या लिखा है, कोहरा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये देखिए कोहरा हो जाएगा हमारा। ठीक है। चलिए ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं कि आपको ये तो पता ही चल जाएगा कि मुझे अपने किस तरीके के पेपर लिखने हैं, किस पैटर्न पे, एग्जाम पैटर्न पे हमको पेपर लिखना है। ठीक है। चलिए ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, प्रगतिवादी कवि हैं। जो प्रगतिवादी कवि हैं वो कौन है। तो प्रगतिवादी कवि कौन है, ये सुमित्रानंदन पंत। ठीक है ना। तो आप देखिए सुमित्रानंदन पंत यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी। नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी। तो ये क्या है, 2 फुट इसका राइट आंसर। देखिए टॉपर ने भी यहाँ पे क्या लिखा है, 2 फुट ही आंसर लिखा है। क्या लिखा है, 2 फुट ही आंसर लिखा है। ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे 5 में से 5 मार्क्स मिलेगा, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। चलें क्वेश्चन नंबर हमारा 6 देख लेते हैं क्लास। देखिए कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। तो कलम का जादूगर किसे कहते हैं हम, देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी को हम कहते हैं। ये उसने टॉपर ने लिखा था, लेकिन जब एमपी बोर्ड ये पूरी कॉपी को रिलीज़ करता है तो जो नंबर्स होते हैं उसको क्या कर देता है, वहाँ पे टेपिंग कर देता है। ठीक है ना, जिस कारण से आपको केवल आंसर ही दिख पाते। देखिए ये 5 के 5 टिक किया, 5 के 5 उसको आंसर नंबर मिल गए। ठीक है। अब चलिए सॉरी ये 6 क्वेश्चन हो गए ना, ये 6 के 6 इसको नंबर मिल जाएंगे ना, पूरे 6 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ये वाला। अब चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। ठीक है ना। रिक्त स्थान की पूर्ति को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति हमारे कितने मार्क्स के हैं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो वल्लभाचार्य के गुरु थे, वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे, सूरदास, परशुराम या तुलसीदास। तो देखिए टॉपर ने हमारा क्या लिखा है, सूरदास थे, उसको 1 मार्क्स मिले भी हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा,
सूरदास हो जाएगा क्लास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है। दोहा छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में डैश मात्राएं होती हैं। तो दोहा छंद की तृतीय दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में डैश मात्राएं होती हैं, तो 13 होती हैं। ये देखिए हमारे टॉपर ने 13 लिखा हुआ है, तो उसको पूरे के मार्क्स मिले हुए वो टिक करके जो हमारे एग्जामिनर है वो गए हैं, ठीक है। थर्ड नंबर देख लेते हैं, रस के डैश अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं, ये देखिए हमारे टॉपर ने लिख रखा है। हम भी यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, 4 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हमारा ये देख लीजिए, हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी कविता के प्रारंभ संवत में से माना जाता है, ठीक है ना। किस समय पे आधुनिक कविता का जन्म माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसने टॉपर ने आंसर लिखा है कितना, 1900। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। 2000 किसी ने टिक कर रखा है, वो रॉन्ग है। देखिए हम यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं राइट है क्योंकि टॉपर ने जब उसको टिक किया लिखा हुआ था तो सर ने उसको टिक किया है, ये करेक्ट उसको नंबर दिया है, ठीक है ना। उसका नंबर डिटेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है। इसलिए जो राइट आंसर उसके तरफ से माना जाता है। राइट आंसर हम उसे बोलते हैं जो कि हमारा बोर्ड बिल्कुल क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए बेटा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपके लिए पूरे ऐसे मॉडल पेपर भी लाने वाला हूं। मॉडल पेपर के पूरे मॉडल पेपर भी आ चुके हैं, मैं आपको हर चीज़ें पढ़ाने वाला हूं। बट गाइज़ आपको ये करना पड़ेगा कि मेरे को वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो ला रहा हूँ। आपको एक साइड देखिए पेपर लगा हुआ है, एक साइड आपकी टॉपर की कॉपी लगी हुई है। आप ऐसा वीडियो कहीं पे भी आपने नहीं देखा होगा, ठीक है, कि जो आपको दोनों साइड बिल्कुल आपको कंप्लीट सोल्यूशन दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 5 हमारा क्या बोल रहा है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के डैश प्रकार होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। टॉपर ने लिखा हुआ है, हम भी क्या करेंगे 8 प्रकार लिख देंगे। छंद के डैश प्रकार होते हैं, छंद के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, तो हम भी जानते हैं। तो ये देखिए टॉपर ने क्या लिखा है, 2 प्रकार लिखा है, राइट आंसर है। टॉपर को 6 में से 6 मार्क्स मिल गए, और आप भी अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको भी पूरे के पूरे ऐसे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा लोग, अब क्या करते हैं, देखिए सही जोड़ी मिलाते हैं। सही जोड़ी का मतलब क्या है जी, यहाँ इसके हमको राइट आंसर्स लिखने हैं, बस हो गया, और इधर उधर के आंसर्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। सही जोड़ी भी हमारी कितने मार्क्स की है, 6 मार्क्स की है, ठीक है। तो सही जोड़ी जो हमारी है 6 मार्क्स की, वो देखिए आप नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त का आंसर क्या हो जाएगा, पंचवटी। देखिए पंचवटी कहाँ पे है, तो पहले का आंसर क्या हो गया, ये पंचवटी हो गया। क्या हो गया, पंचवटी हो गया क्लास। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं क्लास, ये टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए जो हमारे मैथिली शरण गुप्त हैं, ये कौन है, पंचवटी के वो हैं, ठीक है ना। पंचवटी तक मैंने इसको मैच किया, देखिए, ठीक है, क्योंकि हमारे टॉपर ने देखिए यहाँ पे पंचवटी लिख रखा, उसको 1 नंबर मिला हुआ है, ठीक है। फिर रिसाई का मतलब क्या होता है, क्रोध करना। देखिए रिसाई लिखा मतलब जो रिसा गांव में नहीं कहते कि रिसा गए हैं, तो मतलब क्रोध कर रहे हैं। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला 5th वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर चौपाई 16, चौपाई कहाँ है, चौपाई में 16, ठीक है। फिर चौपाई के बाद एक अंक एकांकी, एक अंक क्या होगा, एकांकी, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। शिव पूजन सहाय क्या है, शिव पूजन सहाय कौन है, माता का आंचल, माता का आंचल, देखिए शिव पूजन सहाय लिखा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी किसका हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। देखिए मुजफ्फरपुर राइट आंसर हो गया, अब राम वृक्ष बेनीपुरी। क्लास ये जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर था, ये देखिए इसके प्रॉपर आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इसी तरीके से लर्न करिए और अपने पढ़ाई को आगे जारी रखिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको यही स्टेप बाय स्टेप चीज़ें काम आने वाली हैं। चलें, ये आपको देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, तो देखिए आपके सामने ये टॉपर लिख रखा है, इसको पूरे के 6 में से 6 मार्क्स मिले हैं। तो आप भी अगर ऐसे ही लिखेंगे, देखिए कितना प्रॉपर तरीके से प्रश्न नंबर डाल रखा है, यहाँ पे आंसर डाल रखा है, तो उसको देखो पूरे 6 में से 6 मिले हैं, कोई भी उसको रोकने वाला नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं, देखिए हमारा 4th नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ये यहाँ पे बगल में मैंने कॉपी भी लगा रखी है आपके लिए। तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। देखिए तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है क्लास, तो एक वाक्य में उत्तर देना है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमको एक वाक्य में उत्तर देने के लिए जो बोल रहा है, तो हम इसके आंसर्स यहाँ से देख लेंगे और क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले देखिए रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है,
तो रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई छंद है। मुख्य छंद क्या है? चौपाई छंद है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या हो गया? विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। किस भाषा में हुई है? ब्रज भाषा में हुई, ब्रज भाषा में हुई है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कितना बढ़िया राइटिंग से लिखा है उसने, ठीक है ना। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अट रही रही कविता किस बात को प्रकट करती है? ठीक है ना। अट नहीं रही कविता, देखिए अट नहीं रही कविता फागुन मास की मादकता को प्रकट करती है। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लास। 5th नंबर देख लीजिए। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? देखिए कवि नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। ठीक है। ये निराला रचनावली के कितने खंड हैं? निराला देखिए निराला रचनावली के 8 खंड हैं। ये राइट आंसर हो गए क्लास। अगर आप भी इसको ऐसे लिख देंगे तो आपके 6 क्वेश्चन है, आपको भी डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, इसी तरीके से आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये प्रीवियस ईयर कॉपी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैंने आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह से इसको ढूंढ के निकाला है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि कहाँ पर मिलती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है। चलिए 5th नंबर देख लेते हैं क्लास। 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे? सत्य असत्य बताना है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? देखिए कृष्ण जी ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, सत्य है। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ट्रू है, बिल्कुल। ठीक है ना। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, ये असत्य है। ठीक है ना, क्योंकि पर्वत में हम जाते हैं तो हमको मन में बहुत सुंदर लगता है कि हम पहाड़ों में घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया मज़ा आता है। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्लास। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या है? हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, बिल्कुल ट्रू। कहानी के 6 तत्व होते हैं, बिल्कुल ट्रू। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको और 6 मार्क्स मिल गए। अगर आप इसी तरीके से अपनी कॉपी में लिखेंगे, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे तो आपको भी प्रॉपर तरीके के 6 मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस हमारे कैसे आने लगे हैं। अब ये ऐसे क्वेश्चंस आने लगे जो और वाले करके आ रहे हैं। ठीक है ना। तो आप इसको देखिए। कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो देखिए कवि नागार्जुन की 2 रचनाएं इस प्रकार हैं। कौन कौन सी हैं? इस प्रकार हैं। पहला है युगधारा, फिर दूसरा क्या है? सतरंगे पंखों वाली। लेकिन आपको बच्चों ये करना है कि या तो ये क्वेश्चन लिख देना है या तो ये क्वेश्चन, 2 में से एक क्वेश्चन आपको लिख देना है। ठीक है ना। तो दोनों में आपको दोनों इसके आंसर्स नहीं लिखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है अपना? क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि कवि सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं पर निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। ठीक है ना। उनकी 2 रचनाएं लिखनी है और भाव पक्ष लिखना है। तो 2 रचनाएं क्या हो जाएंगी? देखिए यहाँ से लिखा हुआ कवि सूरदास की काव्यगत विशेषताएं हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा। देखिए ये इस बच्चे ने क्या किया है, लाइन के एकदम लास्ट से लिखना स्टार्ट किया। जब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया है, आप बताइए, तो आप इतनी जगह छोड़ के यहाँ से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। उससे क्या होगा आपको कि आपको और अच्छे नंबर मिल सकते हैं। लेकिन वो तो टॉपर ही है, उसको पूरे नंबर मिले हैं, लेकिन उसने गलत नहीं लिखा। हो सकता है आपकी राइटिंग अच्छी ना हो, जिस कारण से आपको दिक्कत हो जाए। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम उसकी 2 रचनाएं देख लेते हैं। सूरदास जी की 2 रचनाएं, सूरसागर और साहित्य लहरी। ठीक है ना। भाव पक्ष क्या लिखना है? सूरदास जी भक्ति काल के सद्गुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। ठीक है ना। इन्होंने श्री कृष्ण को आराध्य माना है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल्यावस्थाओं का बड़ा ही सुंदर और मनोरम वर्णन किया है। ठीक है ना। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। देखिए बच्चे को पूरा नंबर मिला है, पूरा का पूरा 2 मार्क्स। यहाँ पे जैसे ही लिखा उसको ऐसे ही एग्जामिनर ने रख दिया। यहाँ पे उन्होंने छुपा इसलिए दिया क्योंकि बोर्ड कॉपी है, उनको छुपाना पड़ता है। ये नहीं बता सकते कि कितने नंबर, 1 नंबर 2 नंबर मिले। ठीक है। लेकिन उसको पूरे नंबर मिले हैं क्योंकि वहाँ पे टिक किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, फसल क्या है? या फिर उद्धव के व्यवहार की तुलना कीजिए। तो ये क्या है? फसल कठिन परिश्रम का परिणाम है। देखिए यही वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास। देखिए टॉपर ने कैसे लिखा है, फसल कठिन। मैं थोड़ा सा इसका पेन क्लास थोड़ा वो कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा आप।
ओके क्लास, पेन का फ़ॉन्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैं अब पेन का फ़ॉन्ट पतला कर दिया हूँ। चलिए, फसल कठिन परिश्रम का परिणाम है। फसल जो होती है कठिन परिश्रम का परिणाम होती है, वह स्वतः ही उत्पन्न नहीं हो जाती है। उसे उत्पन्न करने के लिए सूर्य प्रकाश, जल, हवा, श्रमिकों के कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। एक अच्छी फसल होती है, प्राप्त करने में उर्वरक, मिट्टी की भी अहम भूमिका होती है। ठीक है ना क्लास। ये इस तरीके से आप अगर आंसर लिखेंगे गाइस, नो डाउट आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। देखिए कितना बढ़िया तरीके से, जिस किसी की भी कॉपी है बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है। ठीक है ना। देखिए अब जब अगला क्वेश्चन आपको मान लीजिए जैसे अथवा में लिखना है, ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप देखिए ये 9 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है जहाँ से मैं पेन कर रहा हूँ। तो ये उससे ये वाला क्वेश्चन मान लीजिए नहीं आ रहा होगा तो उसने क्या किया कि हम और वाला लिखते हैं। अब जब वो और वाला क्वेश्चन लिख रहा था तो देखिए उसने कैसे लिखा, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 9 डाला और उसमें लिखा और मतलब अथवा, यहाँ पे लिखा उत्तर। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, स्मिथ को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। स्मिथ को पाथेय बनाने से कवि का आशय है कि वह अपने शेष जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहता है, क्योंकि भूतकाल की यादें से मन को शांति प्राप्त होती है। ठीक है क्लास, आपको बात समझ में आई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 जो बच्चों बोल रहा है ये क्या है, काव्य की परिभाषा लिखिए। ये और ये क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये क्या कर रहा है, काव्य की परिभाषा लिख रहा है। ठीक है ना। ये सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है क्लास। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा रसात्मक वाक्य, काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्यों को काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, रसयुक्त वाक्यों को हम क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। ये हुआ इसका आंसर। ठीक है क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, हमको रस बताना है। 11 कितना ईजी क्वेश्चन है आप देखिए। ये इसका वो चेंज हो जाता है, 1 मिनट क्लास। देखिए रस किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसने लिखा है देखिए, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या किसी नाटक को देखने से मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो रस किसे कहते हैं, जिस काव्य को पढ़ने, सुनने और किसी नाटक को देखने से मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रस कहते हैं। देखिए क्लास, इसको डायरेक्टली सर ने टिक किया है, पूरे नंबर दे दिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा 2 मार्क्स की है। राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्रा का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। आपको ये बताना है। ठीक है। अब देखिए इनकी 2 रचनाएं लिखनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 2 रचनाएं लिखनी है। ठीक है। चलिए, तो 2 रचनाएं लिखनी है या भाषा शैली लिखनी है आपको, तो 2 रचनाएं इनकी क्या क्या हो जाएंगी। देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी साहित्यिक परिचय, 2 रचनाएं क्या, उनका पतितों के देश में। ठीक है, पतितों के देश में, चिंता के फूल, इनके 2 रचनाएं हो गई। इनकी भाषा के बारे में बताना है आपको, भाषा शैली कैसी थी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की भाषा एकदम स्पष्ट है। वो सभी बात को विभिन्न उदाहरणों एवं भावुक प्रसंगों आदि के माध्यम से पाठक तक पहुंचा देते हैं। इनकी रचनाओं में साहित्यिक कुरीतियों का प्रहार किया गया है, कुरीतियों पर प्रहार किया गया है। ठीक है ना, जो साहित्यिक कुरीतियाँ मतलब जो गलत चीज़ें हैं उसके बारे में उन्होंने बोला है, बार बार बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए देख लीजिए शैली उनकी शैली कैसी है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने अपनी रचनाओं में विषय के अनुसार विभिन्न शैलियों को अपनाया है, जैसे वर्णनात्मक शैली, भावात्मक शैली और प्रतीकात्मक शैली, जिसमें आप अपने प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है ना, वो भी शैली को अपनाया। देखिए बच्चा कितना बढ़िया लिखा है, इसको भी, इसमें भी 2 मार्क्स पूरे मिल गए उसको। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम किस में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे बोल रहा है बच्चा लोग, आप देखिए, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है ना, तो भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि बेटी की मृत्यु के बाद उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। ठीक है ना,
ये थोड़ा सा ऊपर हो गया क्लास, इसको मैं इरेज कर देता हूँ जिसलिए आपको विजिबिलिटी अच्छे से रहे, ठीक है। देखिए, बेटे की मृत्यु के बाद उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, ठीक है ना। फिर क्या है, पुत्र वधू की एक ही मात्र ही सहारा थी, ठीक है ना। पुत्र वधू उनकी कौन थी, एक ही मात्र सहारा थी, जिससे भी भगत उनके भाई के साथ भेजना चाहते थे, और जिससे क्या होता था कि भगत जो थे वो किसके साथ, अब उनके भाई के साथ भेजे दे रहे थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा लोग। 14 नंबर देखिए हमारा अथवा लिखा गया, 14 नंबर का अथवा। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, ठीक है ना। शहनाई का उपयोग अधिकतर मांगलिक कार्यों के लिए किया जाता है। चूंकि बिस्मिल्लाह खां एक अच्छे शहनाई वादक थे, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। देखिए बच्चे ने लिखा, इसको पूरे नंबर मिल गए। आप देखो, आपको भी ऐसे पूरे नंबर मिल सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़िया से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना, पूरा लर्निंग करना पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, क्या है क्लास। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, गद्य की 4 विधाओं के प्रकार लिखे। जब गद्य की 4 विधाओं के नाम लिखने हैं, यहाँ पे देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो गद्य की 4 विधाओं के नाम इस प्रकार है। नंबर 1 है नाटक, एकांकी, निबंध और कहानी, ठीक है। यहाँ पे कहानी लिखा हुआ है क्लास, कहानी, ठीक है। ये जो है हमारा कहानी है वो मिटा हुआ है थोड़ा सा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्या आया था, संधि और समास में 2 अंतर लिखे। जो संधि और समास है उनके क्या है, 2 अंतर आपको लिखने हैं। तो संधि और समास के 2 अंतर जो हैं आपके यहाँ पे उन्होंने 3 लिखा है, जिसलिए उनको प्रॉपर नंबर मिले हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, 2 बढ़ने के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है ना। आप यहीं से मेरे वीडियो से ही लर्न कर सकते हैं। आपको इस वीडियो को एक बार देखना है, बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं कि हमको प्रीवियस ईयर पेपर अभी करना है, हमारा प्रीवियस पेपर नहीं हो पाया है, सॉल्व करना है। देखिए यहाँ से आप देख लेंगे तो आपको आंसर्स के साथ लर्न होंगे, और ऐसा लिखा हुआ हो सकता है कि आपकी किताबों में भी ना लिखा हो, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक संक्षिप्त शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं, ठीक है। संधि के 3 प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। संधि को तोड़ने पर संधि विच्छेद होता है, ठीक है ना। समास को तोड़ने पर समास विग्रह होता है। ये तो आप लोगों को लर्न है। ऐसे ही अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो आप तो बिल्कुल कमाल कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गतोक को मेहनतकाश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। गंतोक को मेहनत काश बादशाहों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको सुंदर, आकर्षक और स्वच्छ तथा रमणीय बनाने में वहाँ मेहनती श्रमिकों के साथ साथ आम जनता का भी सहयोग था, ठीक है। देख लीजिए क्लास, इसको आप पूरे तरीके से, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और सबसे बड़ी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमको क्वेश्चंस लिखने कैसे हैं। देखिए आपके टॉपर जो बच्चे होते हैं वो कितना अच्छे से लिखते हैं, इसी कारण से उनको प्रॉपर नंबर मिलते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, एक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोयम लिखी हुई है। पोयम को आपको क्या करना है, ये मान लीजिए कि पद्यांश जो दिया हुआ है यहाँ पे, उसको सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको, ठीक है ना। तो ऐसे आपको संकेत लिख देना है सबसे पहले, ठीक है ना। फिर आपको ये अथवा वाला इसका कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आप ये देखिए अरुण का ये लिख दिया है पूरा लास्ट तक, जिसलिए क्वेश्चन उसको चेक करने वाले को ये समझ में आ जाए कि हम किसका लिख रहे हैं, ठीक है ना। फिर संदर्भ लिखा जाता है बच्चों। संदर्भ में प्रस्तुत प्रसंग में हमारी पाठ्य पुस्तक की ये इसके बारे में पूरा आपको लिखना है, ठीक है। संदर्भ के बाद प्रसंग लिखा जाता है। मैं आपके सामने ये कॉपी रखे दे रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको पता है कि हमको सारी चीज़ें कैसे लिखनी है, ठीक है ना। अब प्रसंग के बाद व्याख्या लिखी जाती है। देखिए आपके पास ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके ये क्वेश्चन को आप पढ़ के और इसका आंसर्स आप दे सकते हैं, ठीक है ना। इसमें काव्य सौंदर्य भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है, काव्य सौंदर्य, एक चीज़ और ऐड की गई है जो कि इसको और बेहतर बनाती है, जो कि डायरेक्टली आपको 3 मार्क्स दे के जाएगी, ठीक है ना क्लास। चलिए बच्चों, 1 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ, जिसलिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इसको आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। रीड करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। मैं आपको पेपर पूरा सॉल्व करा दूँ, जिसलिए टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है।
देखिए अगला क्या लिखा हो, निम्नलिखित में से गद्यांश का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आप देखिए ये भी बहुत बड़ा गद्यांश है, आप ये देख पा रहे हैं। अगर मैं इसको रीड करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका लिखने के टैक्टिक्स क्या होनी चाहिए, ये भी अथवा वाला लिखा गया है, मतलब सेकेंड वाला लिखा गया है। पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यह कौन है तक उसने लिख दिया है, ये देखिए आपने, जिसलिए फिर सबसे पहले प्रसंग लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग के पाठ जिस चैप्टर का नाम है वो लिखा गया है, इसके रचयिता रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, लिखा गया है। प्रसंग मतलब किसके बारे में बात हो रही है, व्याख्या मतलब उसका अर्थ आपको लिखना है, ठीक है ना। और विशेष में आपको क्या लिखा जाता है, जो आपका विशेष होता है मतलब आपको स्पेशल क्या है, इसमें आपको स्पेशल क्या मिला। जैसे भाषा सरल और सहज तथा स्वाभाविक है, ठीक है ना, यह प्रसाद तथा मधुर्य गुण की प्रधानता है, ठीक है ना। फिर आपको इसी तरीके से तीनों पॉइंट, 3 या 4 पॉइंट आपको इधर लिख देना, व्याख्या लिख देने, आपको पूरे के पूरे इसमें 4 मार्क्स दिए जाएंगे, सॉरी 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना, कोई भी आपके मार्क्स डिटेक्ट नहीं होंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है हमारा, यहाँ पे आप देखेंगे 3 मार्क्स का है, ठीक है ना। अनुशासन का महत्व, उस पर आपको अनुच्छेद लिखना है, मतलब एक पैराग्राफ लिखना है। अनुशासन का महत्व की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको क्या लिखना है, उसमें अनुच्छेद लिखना है, एक आपको पैराग्राफ लिखना है। तो अनुशासन का अर्थ ये आप अपने से भी लिख सकते हैं, और कम से कम 80 to 90 वर्ड्स ही लिखाना है, क्योंकि ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ये देखिए हाफ पेज में से ही लिखा हुआ है, बहुत बड़ा नहीं है कि आपको 5-6 पेज लिखते जाना है, और पूरा का पूरा आप अपना टाइम वेस्ट करते रहिए, ठीक है ना। अब अनुशासन का महत्व देखिए, मैं थोड़ा बहुत रीड कर देता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा ये लिख लेना है, उसी को लर्न कर लेना है, ठीक है। अनुशासन का अर्थ है नियम के पीछे चलना, ठीक है। हमारे जीवन में अनुशासन का बहुत ही बड़ा महत्व है, खास तौर पे विद्यार्थी जीवन में। एक विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व होता है। विद्यार्थी को अपना हर कार्य समय पर करना चाहिए, उसे स्कूल नियमित रूप से नियमित रूप से जाना चाहिए तथा स्कूल में अनुशासन में रहना चाहिए। सभी बड़ों तथा गुरुजनों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना चाहिए, ठीक है ना। यही अनुशासन के तरीके हैं, यही क्या होते हैं अनुशासन के तरीके हैं। अनुशासन के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अनुशासन एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारी पृथ्वी का है। इसमें दिन रात नियमित रूप से देखिए पृथ्वी का है, इसमें दिन रात नियमित रूप से होता है तथा ऋतुओं का भी अपना एक समय है, अर्थात पृथ्वी पर सब कार्य अनुशासन में होता है, ठीक है ना। अनुशासन व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने में सहायता करता है। अनुशासन में रहने वाले लोग शिष्ट, स्वस्थ और ईमानदार और बुद्धिमान तथा समझदार होते हैं, ठीक है। अनुशासन ही लक्ष्य प्राप्त करने की सबसे बड़ी कुंजी है। चलिए मैंने आपको पूरा रीड करके एक्सप्लेन कर दिया, आप भी इसकी रीडिंग करिए बार बार और पढ़िए, ठीक है। देखिए 21 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पे एक और आ गया। 21 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको गद्यांश एवं काव्यांश को पढ़कर आपको क्या करना है, इसको उत्तर करना है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है मैं उसके आपको डायरेक्टली आंसर्स बताऊंगा, मतलब आपको इसकी क्या करनी है, पूरी रीडिंग करनी है बच्चा लोग, और आपको पूरी रीडिंग करने के बाद आपको इसको क्या बताना है, इसके आंसर्स यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनके आपको आंसर बताना है। तो देखिए पहला, उपयुक्त गद्यांश का प्रमुख शीर्षक लिखिए। तो पहला क्या हो जाएगा, हिमालय पहाड़, क्या हो जाएगा, हिमालय पहाड़। दूसरा देखिए, हिमालय को देखकर कौन सा भाव जागृत होता है, हिमालय को देखकर सारी सृष्टि के प्रति सद्भाव जागृत होता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है ये, हिमालय को देखकर सारी सृष्टि के प्रति सद्भाव जागृत होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। सारांश क्या है, मतलब उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं थोड़ा बहुत हम लिखेंगे, ठीक है बच्चा लोग। वैदिक काल से ही हिमालय का बहुत पवित्र माना जाता है। इसकी विशालता मन में आनंद और कृतज्ञ भाव भरती है। यह सारी सृष्टि के प्रति सद्भाव जागृत करता है। देखिए बच्चों, अभी तक हमने जो इसको बच्चों की कॉपी देखी, कहीं पे भी कोई गलती हमको नहीं मिली है। चलिए 22 में आ जाते हैं। 22 वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, क्या कैसा, ये तो और में था, 2 में से 1 लिखना था, तो एक आंसर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है बच्चा। यहाँ पे एप्लीकेशन आपको क्या लिखनी है कि चाहे आप ये लिख लीजिए कि अपने ज़िले में जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रही ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर
रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र, जैसे लाउड स्पीकर वगैरह के लिए होता है। तो देखिए बच्चा ने कैसे लिखा है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, सेवा में, फिर श्रीमान जिलाधीश महोदय, फिर क्या लिखना है, जिला कटनी मध्य प्रदेश। ठीक है, विषय क्या हो जाएगा, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, महोदय जी। ठीक है, सविनय नम्र निवेदन है कि अभी मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा स्तर की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। सारे छात्र परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, परंतु जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के शोर से अध्ययन में बाधा उत्पन्न हो रही है, मतलब लाउड स्पीकर ज़्यादा बज रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि परीक्षा की अवधि तक इन यंत्रों पर रोक लगाने का आदेश जारी करें। ठीक है ना, देखो बच्चों ने लिखा, ये अपना नाम वाम सब लिखा है। ठीक है ना, कहाँ से क्या है। चलिए फिर यहाँ पे आ गया बच्चा, हमको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। ये हमारा लास्ट था पेपर। अब हमको ऐसे लिखना है 120 वर्ड्स में। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित रूपरेखा में आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो आप इसमें कौन सा ऐसे लिखा गया, वृक्षारोपण पे उस बच्चे ने लिखा। किस पे लिखा है, वृक्षारोपण पे लिखा है। क्लास मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से 2024 का पेपर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और इस तरीके का हो सकता है कि आपको YouTube में ऐसे कोई वीडियो पड़े हों कि जो कि आपको एक साइड पेपर और दूसरे साइड आपको टॉपर की कॉपी लगा के और पूरा प्रॉपर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया हो। ठीक है ना, तो होप करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसके साथ आपको ये भी पता चल जाता है कि आपको कॉपी लिखनी कैसी है, आपका प्रीवियस ईयर पैटर्न क्या है, सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो पे अवेलेबल है। ठीक है ना, कि कैसा हमारा पेपर होने वाला है, किस तरीके का हमारा पेपर आता है। ठीक है, चलिए अब ये हम सबसे पहले देखिए हम क्या लिखते हैं। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, रूपरेखा लिखते हैं। पहले ऐसे हेडिंग डालते हैं हम, रूपरेखा सिनॉप्सिस कहलाता है। आपको पहले रूपरेखा लिखनी है, पहले ही आपको ये पॉइंट्स बना देने हैं। जो आप पॉइंट्स लिखने वाले हैं, अगर ये पॉइंट्स आप बना के लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, नंबर 2 देखिए, जैसे पहला नंबर हमने देखा तो ये प्रस्तावना लिखा हुआ है। नंबर 2 देखिए, भारतीय संस्कृत एवं तथा वृक्ष लिखे हुए हैं। ठीक है ना बच्चों, मैं इसको रीड करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आपसे होप करता हूँ कि ये वीडियो को पॉज करके, आपके सामने स्क्रीन लगी हुई है, आप इसको पूरे तरीके से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, प्रस्तावना हो गया। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, भारतीय संस्कृत तथा वृक्ष हो गए। ठीक है, नंबर 3 क्या हो गया बच्चों, वृक्षों से लाभ हो गया। नंबर 4 क्या हो गया, वृक्षों का विनाश हो गया, वृक्षारोपण के बारे में पढ़ रहे हैं ना। नंबर 5 क्या लिखा है, वृक्षों के उपाय और उपसंहार लिखा हुआ है, मतलब जो आपका कंक्लूजन होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। देखिए बच्चों की कहीं पूरे कॉपी में एक गलती नहीं है, इट मीन्स उसको 100 में से, अगर 75 का पेपर था, सॉरी 75 में से 75 मार्क्स पूरे मिले होंगे। ठीक है, तो होप करता हूं बच्चों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट पे ये वीडियोस लेके आता हूँ। और आप क्या करिए कि अगर आपको और किसी क्लास का मतलब किसी सब्जेक्ट का इस तरीके का वीडियो चाहिए, चाहे वो 12th क्लास हो चाहे 10th क्लास हो, ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए एक ऐसा ही वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा उस सब्जेक्ट का, प्रीवियस ईयर वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।